14 जुलाई को दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान-3 को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया और इसी के साथ उसे ऑर्बिट में भी पहुंचा दिया। लेकिन इस बार इसरो का मेन मकसद ऑर्बिट करना नहीं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिसमें पिछली बार चंद्रयान-2 थोड़ा सा चूक गया था। हालांकि चंद्रयान-3 के सामने भी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसरो ने काफ़ी सारे यूनिक स्ट्रैटेजी और नए-नए इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं, जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे। अभी तक के लिए बस इतना जान लो कि चंद्रयान-3 मिशन स्पेशल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अभी तक करीब 11 देशों ने चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें से केवल 3 ही देश सक्सेस पाए हैं, जो कि चाइना, अमेरिका और रसिया हैं। और अगर भारत इसमें सक्सेस हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाता है। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान-3 मिशन के सामने कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसमें से सबसे पहला जो मुश्किल है वो है डिस्टेंस। जैसा कि हमको पता है कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अगर चंद्रयान-3 मिशन के सामने कुछ भी स्पीड और टाइम में गड़बड़ी होती है उसकी, तो पूरे मिशन पे पानी फिर सकता है, क्योंकि उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता डिस्टेंस कम होने के कारण। दूसरा जो सबसे बड़ा मुश्किल आता है वो है एटमॉस्फेयर। हमको पता है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अगर डीप स्पेस से आ रहा है तो उसे एयर फ्रिक्शन अपोज कर सकता है। लेकिन मून पे ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा रोवर है अगर उसे डायरेक्टली लैंड करना पड़ेगा बिना किसी एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से थ्रस्टर पे पूरा प्रेशर पड़ जाएगा। और ऐसा बहुत चांसेस है कि जब थ्रस्टर मून पे लैंड करेगा तो जो मून के सॉइल पार्टिकल है वो हवा में उड़ के उसके सेंसर में जा सकते हैं, जिसके वजह से सेंसर ख़राब हो सकता है और पूरे मिशन पर पानी गिर सकता है। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है टेम्परेचर का फ्लक्चुएसन। मून के सरफेस पे आधा जो पार्ट है उस पर लाइट पड़ता है और आधा पार्ट पे लाइट नहीं पड़ता है। तो जिस साइड लाइट पड़ता है उस साइड का टेम्परेचर करीब 120 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जिस साइड नहीं पड़ता उस साइड का टेम्परेचर होता है -230 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो हमारा साउथ पोल है इन दोनों सरफेस के बीच में पड़ता है, जिसका मतलब अगर चंद्रयान-3 डायरेक्टली उस पर लैंड करता है तो उस समय उस पर थर्मल शॉक लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और थर्मल शॉक का इफेक्ट क्या पड़ सकता है उसे आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं। इसके बाद मेन और सबसे आखिरी जो चैलेंज है वो है कम्युनिकेशन को मेंटेन करना। हमको ज़्यादा पता है कि साउथ पोल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम अंधेरा ही रहता है और रोशनी भी आता है तो कभी कभी बस किनारे तक आता है, उसके बाद नहीं आता। इसीलिए अगर लैंडर को कम्युनिकेशन मेंटेन करना है तो उसे सोलर पावर चाहिए होगा, लेकिन सोलर पावर आएगा ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन कैसे जनरेट करेगा। तो पूरा मिलाकर देखें तो चंद्रयान-3 मिशन के सामने मुश्किलों के पहाड़ कम नहीं हैं, लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट भी कम कहाँ हैं। उन्होंने इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाए, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो कदम उठाया इसरो ने वो है कि चंद्रयान-3 मिशन के लिए एक स्वीट स्पॉट ढूंढा है, जहाँ पे कोई भी क्रेटर्स, माउंटेन्स और ना ही कोई टेम्परेचर का फ्लक्चुएसन हमें देखने को मिलता है। यानी कि चंद्रयान-3 मिशन के लिए टेम्परेचर और जो मून क्रेटर्स हैं वो कोई चैलेंज अब नहीं रहेगा। और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के पीछे भी इसरो का एक नया यूनिक स्ट्रैटेजी है। वो ये है कि 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-3 मिशन करीब 5 बार अर्थ को ऑर्बिट करेगा, ताकि वो एक ऑप्टिमम स्पीड पा सके और उसी स्पीड से वो एस्केप होकर मून के ऑर्बिट में इंटर करेगा और वहाँ पे भी जाकर डायरेक्ट लैंड ना करने के बजाय 2 बार मून का ऑर्बिट करेगा, जिससे उसका जो स्पीड है लैंडर का उसको कम किया जा सके। और जब वो थ्रस्टर की मदद से मून के सरफेस पे लैंड करेगा तब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से धूल उड़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा, जिसका मतलब कि सेंसर पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं पड़ेगा और सेंसर भी ख़राब नहीं होगा। और रही बात अगर कम्युनिकेशन टूटने की, तो इसके लिए भी इसरो ने नया स्ट्रैटेजी अपनाया है। वो ये कि वो लैंडर को मून के सरफेस के उसी पार्ट में रखेंगे जहाँ पे सूरज की रोशनी आती होगी, और उसके अंदर जो रोवर होगा वो निकलकर जितने भी जो स्टडी है मून के सरफेस की वो करेगा, जिससे ये होगा कि लैंडर जो होगा वो कम्युनिकेशन को मेंटेन करे रहेगा सूरज की रोशनी की मदद से। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन टूटने का भी चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और इसीलिए इस बार जो चंद्रयान-3 मिशन है उसका सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद रोवर के बाहर आ जाने के बाद रोवर में लगे लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि LIBS जो मून के सॉइल पार्टिकल को एक्साइट करते हैं, जिसमें से एक्सरे,
गामा रेज, अल्फ़ा रेज निकलेंगी और जिन्हें रोवर में लगे APHS यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। फिर लैंडर में लगे रामबा LP पेलोड जो है वो चेस्ट पेलोड सेंसर मून के एटमॉस्फेयर के बारे में रिसर्च करेगा। इसके बाद मून पर आने वाले अर्थक्वेक को डिटेक्ट करके उनके बारे में भी स्टडी करेगा। और इसमें LP भी लगा यानी कि मोलर प्रोब भी लगाया गया जो सन के आने वाले प्लाज्मा वेव को डिटेक्ट करेगा। और इन्हीं सभी चीज़ों से हमें यह पता लगेगा कि मून का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना पतला क्यों है, मतलब जिसे ना के बराबर समझा जाता है। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलेगा कि उसका जो एटमॉस्फेयर वो सन की वजह से ऐसा है या मून के खुद केमिकल कंपोजिशन की वजह से। इसी के साथ चंद्रयान 3 मिशन में प्रोपल्सन भी लगा है जो लैंडर रोवर का कनेक्शन में कोई इंटरप्शन ना हो और अर्थ से आए हुए इन्फॉर्मेशन में भी कोई दिक्कत ना हो, वो इसमें ज़्यादा मदद करेगा। और यह सब इन्फॉर्मेशन को इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि DSN पर भेजेगा। तो आपको क्या लगता है, इसरो के उठाए गए इस नए कदम और यूनिक स्ट्रैटेजी से क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर पाएगा और क्या भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश बन पाएगा? आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।